कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा, फिर से शुरू होगा। हो गया। ये जो 47 से 64 का यह इतिहास कहने का मतलब क्या है? इसमें जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो मतलब संविधान की हो, चाहे वो आर्थिक घटना हो, चाहे वो इन्वायरमेंट पर्यावरण की घटना हो, उन सारे के बीच में क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास के बारे में ही पूछा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बना या उन्होंने क्या किया। राजनीतिक सिर्फ इतिहास नहीं है, सभी इतिहास है उसमें। जो भी उस दौरान घटना घटी है उन सबका इतिहास में ये सिलेबस है 1947 से 1964 के बीच में। तो हमने देखिए पिछली बार आपको बताया था कि राज्य का गठन कैसे होना चाहिए। राज्य का गठन के बारे में हमने आपको बताया था कि भारत में नए राज्यों का गठन कैसे हुआ। तो उसके लिए कई आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहले किसके अध्यक्षता में गठन किया गया? 1948 में एस के दर। देखिए 1948 में एस के दर की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी 3 सदस्यों की एक समिति गठन की थी, JBT, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये तीन लोगों की ये समिति गठन हुई थी। इसने भी अपना सुझाव राज्यों के आधार पर ही दिया था और ये कहा था कि राज्य को गठन करते समय यानी नया राज्य बनाते समय सिर्फ भाषा को नहीं ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रशासनिक क्षमता को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या वहाँ पर प्रशासन करना आसान है कि नहीं है। उसकी और भी आर्थिक चीज़ें भी देखना चाहिए कि राज्य ऐसे ही नहीं गठन हो जाएगा। लेकिन अंत में इस क्या कहते हैं समिति ने एक चीज़ जोड़ दिया था कि अगर आधी से अधिक जनसंख्या भाषा के आधार पर मांग करती है तो इसको नकारा नहीं जा सकता। बाद में 1900 भाषा जब ये शब्द जोड़ दिया गया और बाद में बहुत बड़ा अनशन हुआ आंध्र प्रदेश में, तब एक नया राज्य भी बन गया आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें राज्य कैसे गठन होता है? संविधान जो हमारा संविधान है उसमें क्या प्रावधान है कि राज्य कैसे गठन होगा? चलिए, ये तो एक कमेटी थी, भाषा के आधार पे गठन हुआ। बाद में भी ज़्यादातर राज्य जो बने वो भाषा के आधार पर बने। लेकिन संविधान क्या कहता है? मतलब संविधान कहता है कि अर्थव्यवस्था जहाँ की अच्छी हो तो राज्य बन जाएगा। मतलब राज्य का गठन जो होगा वही तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसे संविधान कैसे। मान लीजिए नया राज्य बना तेलंगाना, तो कैसे बन गया? किस अनुच्छेद में राज्य के गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 और 3 दोनों। तो कैसे राज्य कैसे बनता है? भारतीय संसद के द्वारा पारित विधानसभा से। क्या आप क्या कह रहे हैं? मान कोई भाषा का जानकार हो तो संसद राज्य बना देगी। चलिए, अब देखिए आप लोगों के दोनों के उत्तर मिल रहे हैं, अब सही है। देखिए, राज्य जो संविधान में दिया गया है, पहले जो राज्य बने वो राज्यों को बनाने का जो क्रम था वो तो काट कर बनाया गया। जैसे बम्बई है तो गुजरात महाराष्ट्र का बना दिया गया। असम था तो वहाँ पे भी जो भाषा थी, नागा भाषा थी, नागालैंड बना दिया गया। मेघालय में जो भाषा के आधार पे आंदोलन चला तो वहाँ बना दिया गया। लेकिन वास्तव में जो आधुनिक राज्य बनता है वो राज्य संसद तभी बनाती है जब यानी यहाँ की विधान परिषद या विधानसभा यानी विधानमंडल जहाँ पे है वो मांग करेगी, या जहाँ पे विधानसभा है जिन राज्यों में वो मांग करेगी। अगर वो मांग करती है तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत हमारे देश में राज्य का गठन होता है, और वो भी साधारण विधेयक से।
ठीक है, साधारण विधेयक समझ रहे हैं क्या है? साधारण विधेयक क्या होता है? अरे सर ये किसी भी सदन से वो पास होगा, फिर दूसरे सदन राष्ट्रपति का होगा और नियम लागू। यानी साधारण विधेयक में दोनों सदन से पास होना होगा। हाँ सर। और विशेष विधेयक आधे से अधिक बहुमत होना चाहिए। तो साधारण विधेयक क्या है? विशेष विधेयक में सर जी होता है, विधेयक के बारे में अभी नहीं आप लोग पढ़ा। दो चीज है सर। साधारण विधेयक में लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति का महोदय का काम हो गया, लेकिन जो विशेष विधेयक होगा उसमें सर राज्य की भी अनुमति चाहिए। नहीं, 2/3 बहुमत। चलिए 2/3 बहुमत क्या देखिए, है? इसीलिए कहा ये टॉपिक तो है ही, इसमें संविधान की भी चीज़ें हैं, इसीलिए ये बताना भी आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग जानिए, बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानिए। जब संविधान आगे पढ़ेंगे तो बहुत सरल भाषा में जानिए। कोई भी पढ़ाएगा बहुत कठिन चीज़ पढ़ना, इसलिए एनसीईआरटी की किताब क्यों कहा जाती है आप लोग उस पढ़ने के लिए? इसलिए कि बहुत सरल भाषा में है। बहुत लोग प्रयास करते हैं मोटी किताब, कठिन से पढ़ने से नहीं मतलब है। आप बेसिक चीज़ को पढ़िए और समझिए, उसके बाद कठिन किताब पढ़िए, तब समझ में आएगा। देखिए, राज्य जो गठन होता है वो साधारण विधेयक कहने का मतलब होता है कि विधेयक 3 तरीके से हमारे देश में मतलब कानून बनते हैं। एक साधारण विधेयक, जितने लोग मान लीजिए आप लोग बैठे हैं उसका आधे से 1 लोग पास कर दें, यानी 100 लोग हैं तो अगर 51 लोग ही कह देंगे कि हाँ ये पारित होना चाहिए तो वो साधारण विधेयक हो गया। तो साधारण विधेयक का मतलब होता है आधे से 1 अधिक, आधे से +1, यानी जो भी सदन है, मानिए हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा में, लेकिन लोकसभा की जो संख्या दी गई है उसमें तो मान लीजिए 545 है, लेकिन उपस्थित नहीं होते इतने, तो जरूरी नहीं है कि 545 ही उपस्थित हो। जितने भी उपस्थित हैं उनका ही मत जोड़ा जाता है, ठीक है, आधे से 1 अधिक। तो ये साधारण विधेयक, तो हमारे देश में जो राज्य का गठन होता है वो साधारण विधेयक से होता है। दूसरा विधेयक होता है विशेष बहुमत का विधेयक। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का विधेयक मतलब होता है 2/3, ठीक है, 2/3 विधेयक। और एक और होता है 2/3, यानी अगर मान लीजिए 300 लोग हैं तो कितने लोग को पारित करना? 200। समझ में आया? यस। 2/3। तो ये विधेयक जो पारित होगा वो 2/3 से होगा। तीसरा सबसे कठिन हमारे देश में जो कानून बनता है वो है कि उसको विशेष बहुमत से तो पारित होना ही चाहिए सदन से, प्लस आधे से अधिक राज्यों को भी पारित करना चाहिए। यस सर, की सहमति होनी चाहिए। सही। तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है हमारे देश में कि उसके लिए ये आधे से अधिक विधेयक, यानी राज्यों से, जैसे हमारे देश में जितने भी राज्य में विधानसभा है या विधानमंडल है तो उनको पारित करना आधे से अधिक और बाकी 2/3 बहुमत से। तो इसके लिए भी संविधान में कई चीज़ें ऐसी हैं कि उसके आधार पे क्या कहते हैं ये विधेयक की ज़रूरत होती है। हमारे देश में ज़्यादातर जो विधेयक पारित होता है वो विशेष बहुमत से पारित होता है, और कुछ विधेयक ऐसे हैं कि जो साधारण विधेयक से पारित होते हैं। तो राज्य जो है साधारण विधेयक से ही राज्य बन जाता है, लेकिन राज्य की जो मांग करता है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश ने जब जिस राज्य की मांग की होगी उत्तराखंड की, तो उसने अपने सदन से पहले पारित किया होगा, फिर संसद को भेजा होगा, संसद के किसी भी सदन में ये विधेयक रखा गया होगा और साधारण विधेयक से पारित कर लिया होगा। तो ऐसा प्रावधान है नए राज्य के गठन का। और वैसे जब नया राज्य पुनर्गठन हो रहा था उस समय जब नए राज्य बन गए थे तो वो काट कर बनाया गया था, भाषा के आधार पर उस समय बना दिया गया था। लेकिन अब जब नए राज्य बनेंगे तो पहले ये प्रावधान भी सिर्फ भाषा ही मांग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान में ये नियम बना दिया गया। 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा संविधान जब लागू हो गया तो उसमें जो अनुच्छेद कई जुड़े हो, कई चीज़ संशोधन भी बाद में किए गए। तो अब जब नया राज्य बनेगा तो भाषा तो उसमें तरजीह दी जाएगी, लेकिन सदन को भी पहले क्या है ये प्रोसीजर करना पड़ेगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, तब वो नया राज्य गठन होगा। देश में देखिए बहुत बड़ी समस्या थी, आज़ादी के बाद तुरंत बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या थी आर्थिक समस्या।
हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान भी अपना मांग कर रहा था, उसको 55 करोड़ रुपया दिया भी गया, उसके बाद भी हमारे देश में आर्थिक समस्या बनी थी, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान हमने पढ़ा है कि उन्होंने 3 तरीके के अर्थव्यवस्था को भारत में लागू की थी। देखिए, पहले और आज की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। आज अब जब आप अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे आय का साधन क्या है सर्वाधिक, यानी किस किस क्षेत्र से हमारी सर्वाधिक आय होती है? तो सेवा तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। लेकिन आज़ादी के पहले अगर आप जाएंगे तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा अंश था, ठीक है, ज़्यादातर। और जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई तो उस पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया कि किस चीज़ का विकास, जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का किया। इससे क्या हुआ, हमारे देश में उद्योग का विकास हुआ। आगे चल के फिर कृषि, तो धीरे धीरे जब कंप्यूटर का युग आया तो उससे क्या हुआ कि सेवा के क्षेत्र में ज़्यादा आय होने लगी। लेकिन उस समय आज़ादी के बाद जो आय का साधन था वो कृषि ही था। लेकिन ब्रिटिश सरकार में एक व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था, और जमींदारी व्यवस्था कहाँ लागू थी? बंगाल में, बिहार, कितने प्रतिशत क्षेत्र में? 19%। तो 19% क्षेत्र में देखिए जमींदारी व्यवस्था थी, और ये जमींदार लोग अपने को पूरा मालिक समझते थे। तो सबसे बड़ी ये थी समस्या कि किसानों को किसी तरीके से जमीन देना अनिवार्य करना था। उस समय जो जमीन, अंग्रेजों ने क्या था कि जमीन का मालिक जो बना दिया था वो जमींदारों को बना दिया था उत्तर भारत में, खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में। तो एक कार्यक्रम चलाया गया था उस समय, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम इस कार्यक्रम में पहले देखिए उद्देश्य रखा गया था कि जो जमींदार हैं, अगर जिनके पास 25 एकड़ से अधिक जमीन है तो उनको वो जमीन छोड़ देनी थी, जितनी अधिक जमीन है वो छोड़ देनी थी। लेकिन उसी में एक नियम और जोड़ दिया गया कि अगर कोई जमींदार खेती करता है तो उसकी जमीन नहीं छीनी जाएगी। तो उस समय जब ये नियम जोड़ा गया तो अधिकतर जमींदारों ने खेती करने लगे, मतलब वो अपना जो जमींदारी प्रथा थी वो छोड़ दिए और किसान बन गए। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या हुई और कई कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए जमींदारी उन्मूलन के लिए। एनजी रंगा जो बहुत बड़े किसान नेता थे, इन्होंने जमींदारी उन्मूलन का विरोध कर दिया। एनजी रंगा उस समय आंध्र प्रदेश के किसान के लीडर हुआ करते थे, एनजी रंगा, इन्होंने विरोध कर दिया जमींदारी का। तो जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत हुई बंगाल से ये विरोध क्या हुआ, लेकिन इतना सफल नहीं हो पाया। कारण ये है कि ज़्यादातर लोग क्या है कि अपना किसान का पेशा अपनाने लगे, और सरकार ने भी कोई ऐसा अधिनियम नहीं बनाया तब तक कि जमींदारी को तत्काल क्या कहते हैं बेदखल कर दिया जाए। तो ऐसा कानून तत्काल नहीं बनाया गया, तो कई जमींदारों को लाभ मिला। ज़्यादातर देखिए जमींदारी प्रथा उससे लाभ नहीं हुआ देश को। अब इस समय वर्तमान में ये सरकार ने, राज्य सरकारों ने कानून बनाया है, वो बीघे के आधार पर बनाया है कि जिसके पास 100 बीघा से अधिक खेती है तो वो नहीं रख सकता है। मतलब वो 100 बीघा अगर एक परिवार में है तो वो 100 बीघा से ज़्यादा नहीं रख सकता है, परिवार चाहे जितना भी बड़ा हो। ये राज्य सरकार ने अब कानून बनाया है, लेकिन उस समय के दौरान ही जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हो पाया। तो कई लोगों ने कुछ और भी आंदोलन शुरू किया। इसमें देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन। 1951 ईस्वी में विनोबा भावे, ये कहाँ से शुरू हुआ था? किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से ये आंदोलन शुरू हुआ। पोचमपल्ली एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, यहीं से ये विनोबा भावे में ये आंदोलन भूदान आंदोलन की शुरुआत की।
इन्होंने लक्ष्य रखा कि लगभग 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन को जमींदारों से रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके ये किसानों को दिलवा देंगे। इनका जो लक्ष्य था लगभग 5 करोड़ जमीन है, उसको क्या कहते हैं, किसानों को दिलाया जाएगा, किसानों को दिलवाया जाएगा। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। कई लोग शुरू में तैयार भी हुए देने, कई लोगों ने दिया भी, लेकिन इनका जो लक्ष्य था कि 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन, 5 करोड़ जमीन का मतलब हेक्टेयर, यहाँ हेक्टेयर जमीन, ये इन्होंने लक्ष्य रखा था, इस लक्ष्य को रखा था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ये कई जगह वो घूमे, महाराष्ट्र में भी गए, आंध्र प्रदेश में भी, कई क्षेत्रों में, कई लोग इस आंदोलन से जुड़े भी। लेकिन आज़ादी के बाद जैसा लोग सोचते थे, वो लोग अपनी ज़मीन देने को तैयार ज़्यादातर लोग नहीं थे। कुछ लोगों ने दिया। इसके बाद इसी आंदोलन को फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है 1955 में। ये भूदान आंदोलन जो होता है, ज़मीन देने से मतलब होता है, वो आगे चल के ग्राम दान में बदल जाता है। 1955 ईस्वी में ग्राम दान आंदोलन, ग्राम दान आंदोलन ये शुरू होता है। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन सफल नहीं हो पाता है। तो समस्या हमारे देश की बनी ही रहती है। ये इसके लिए एक चीज़ और अपनाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी था उस समय, और ये था हदबंदी कानून। ये हदबंदी क्या है? सीमा निर्धारित कर दिया है? सीमा निर्धारित कर दिया। किस चीज़ की? जमीन की। एक निर्धारण किया गया कि किसी के पास इतनी ही जमीन है, हाँ इतनी जमीन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीलिंग। आप सीलिंग, ठीक है, ये सीलिंग कहते हैं। ये क्यों, आखिर ऐसा सीलिंग क्यों किया जाता है? ये इससे क्या फायदा है? किसी एक के पास ही ना, क्या आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा मतलब भूमि ना है, जैसे जो वितरण है वो सभी में समान वो एक ही के पास इकट्ठा हो जाएगा ना सर। इससे अराजकता फैलेगी। जैसे एक व्यक्ति के पास कई जगह हो, उसका कई जगह जमीन हो, उस जमीन को तो वो खेती करना बहुत मुश्किल होती थी उस समय। तो क्या करते हैं, उसके बदले में दूसरे को देकर, और उसकी जमीन जिसकी बगल वाले की है उसको जमीन दे दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य था उत्पादन को बढ़ाना देना। ऐसे कई खेती प्रक्रिया सही नहीं हो पाती थी, कृषि कार्य सही नहीं हो पाता था। तो ये हदबंदी कानून, सीलिंग प्रक्रिया लागू की गई। जो भूमि से छूटे हैं वो भी कृषि कर सके और आगे जाके किसी का विकास हो सके। हाँ, ये भी जुड़ा था। इसीलिए देखिए, हम ये आपको बता भी रहे हैं, देखिए गांव में एक जमीन होती है ग्राम समाज की जमीन, ठीक है, ग्राम समाज की। ये सरकार का यही उद्देश्य था उस समय कि जो बिखरे हुए खेत हैं, यानी किसी व्यक्ति को उसको एक जगह स्थायी रूप से दे दिया जाए, और अधिक मात्रा में अगर उसकी ज़मीन होती है तो उस ज़मीन को ग्राम समाज के लिए क्या कहते हैं, दे दिया जाए। तो इस अभी भी गांव में बहुत सी ज़मीन है जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है। उस ज़मीन पे किसी का अधिकृत हिस्सा नहीं होता है, किसी का भी अधिकृत नहीं हिस्सा होता है। तो सरकार जब कभी भी बहुत सी योजनाएं लागू करती है, बहुत योजनाएं लागू करती है, तो ऐसे भी एक सरकार कहते हैं इस देश में है जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इस योजना में पहले कहा गया है कि मकान देने की ये प्रक्रिया है आवास योजना, तो उसमें आवास दिया जाता है। तो पहले ये कहा गया है आवास दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसके पास ज़मीन नहीं है या जिसके पास कच्चे मकान है। तो पहले तो उसको दिया जाएगा जिसके पास, हाँ, बिना घर के, ज़मीन ही नहीं है। तो यही जो ज़मीन है
ये जो ग्राम समाज की जमीन है इसी को सरकार क्या है आवंटन करती है और इसी को अपनी योजनाओं के तहत क्या कहते हैं लाभ देती है। तो अभी भी सरकारी जो हम लोग कहते हैं ना ये सरकारी जमीन है या पेड़ लगा हुआ, ये सारी जमीन उसी समय सरकार ने अपने नाम पे रजिस्टर्ड यानी अधिकृत कर लिया था, ठीक है, अपने नाम पे अधिकृत किया था। तो उस समय ये जो सीलिंग की प्रक्रिया थी इसके तहत अभी भी ये सीलिंग चलती है। सीलिंग ये देखिए एक डिपार्टमेंट भी है जिसमें कंसोलिडेंस ऑफिसर बैठते हैं, चकबंदी अधिकारी, तो ये अभी भी चकबंदी होती है, इसको हम लोग चकबंदी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ चकबंदी करके क्या कहते हैं जमीन को एक निर्धारण कर दिया जाता है। तो ये इसके माध्यम से कहने का ये मतलब है, इसके माध्यम से ग्राम समाज को भी जमीन मिला और जमीन एक जगह वितरण जो कार्यक्रम था उस पर भी सफलता मिली। इसके बाद देखिए सरकार के पास ये समस्या थी कि उसने योजनाएं तो लागू कर दी थी, पंचवर्षीय योजना तो एक 5 साल के लिए थी, एक लक्ष्य था 5 साल के लिए, लेकिन देश में तत्काल लाभ देने के लिए उनको योजना देना बहुत जरूरी था कि 5 साल के लिए किसी का आप उद्देश्य रखें तो बीच में भी कोई ना कोई कार्यक्रम चलाना जरूरी था। इसीलिए 1952 ईस्वी में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था कि गांव में, जैसे ब्लॉक स्तर पे है, गांव में कई गांवों को इकट्ठा लेके उन लोगों की जो बेसिक आधारभूत समस्या है, आप लोग बताइए आधारभूत समस्या क्या होती है किसी व्यक्ति की? रोटी कपड़ा मकान। इच्छा नहीं, शिक्षा, सही कह रहे हैं आप। देखिए रोटी कपड़ा मकान तो ये 3 शब्द है, लेकिन आप लोग समझिए आधारभूत समस्या होती क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, का रोटी अनाज सही है, ठीक है, कपड़ा ये भी सही है, मकान, सड़क, ये क्या है? ये सब ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चीज है। लेकिन सर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है आप क्या करें? सर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन सर रोटी कपड़ा मकान, मतलब रोटी कपड़ा है, मतलब अनाज ही होगा, क्योंकि अगर वही नहीं रहेगा इंसान खाएगा ही नहीं तो फिर शिक्षा कहाँ से लेगा? बिल्कुल, आप सबसे पहले रोटी ज़्यादा आपने जो कहा वो सही है, बिल्कुल आपके कहने का अनुसार ही हमने लिखा है। पहले अनाज ही आवश्यकता, ठीक है, अनाज पहले आवश्यकता ही सही है। देखिए आप देखिए अनाज आवश्यकता है, अनाज आवश्यकता है और कपड़ा भी और मकान, ये 3 चीज बेसिक चीज तो है, ठीक है, और शिक्षा भी बहुत आवश्यकता है। आप देखिए आपको बताया हम देश में रोजगार है आपका, ठीक है, लेकिन आप शिक्षा भी बहुत जरूरी है। देखिए अगर ज़्यादातर लोग, आप देखिए इस चीज़ को समझिए, हमारे संविधान में भी एक चैप्टर बनाया गया है भाग 4, क्या बनाया गया है? भाग यानी राज्य के नीति के, ये चैप्टर का उद्देश्य क्या है बनाने का? संविधान के भाग 4 में क्यों बनाया गया था? इसमें जितने भी नियम है उसको पालन करने के लिए राज्य सरकार, देखिए जब हमारा, चलिए आप लोग समझ लीजिए, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे जो भी संविधान लागू हो गया था तो उसमें भाग 4 जो बनाया गया था राज्य के नीति ये बनाया गया, आयरलैंड, चलिए वो आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन इसमें सरकार से ये कहा गया था, देखिए उस समय जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का भी एक लक्ष्य होता है कि क्या बनेंगे क्या नहीं,
तो सरकार ने भी संविधान में ये चैप्टर जोड़ा कि सरकारों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग कि सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कल्याणकारी कार्य करना। और इस चैप्टर में एक चीज और लिखा गया था, जैसे आप लोग मान लीजिए आईएएस का एग्जाम देते हैं और आईएएस नहीं बन पाते हैं तो आपको जेल में थोड़ा डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा क्या? नहीं डाल दिया जाएगा। तो वैसे ही इस चैप्टर में एक चीज जोड़ी गई थी कि सरकार को, राज्यों को, राज्य को कहा गया था। जब हम राज्य कहते हैं ना तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आते हैं। तो राज्यों को जो इस भाग 4 में लिखा गया है उसको उनको उद्देश्य बनाया गया था कि इसी के तहत काम करना है। इसमें बहुत सी चीजें लिखी गई थी। इसमें जो आप अनाज के बारे उसमें भी लिखा गया था, इसमें ग्राम समुदाय के बारे में भी लिखा गया था। ठीक है, इसी में देखिए अनुच्छेद 40 में लिखा था ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत का गठन होकर उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 93 और 94। इसी में लिखा था कि शिक्षा को निःशुल्क देना चाहिए। किस अनुच्छेद में? 45। शिक्षा निःशुल्क देना चाहिए। तो क्या आजादी के बाद हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क हो गई थी क्या? कब दिया गया? 2002 में। और कहाँ कब किया गया था? ये लिखा कब गया था? एक सेकंड, कब लिखा गया था? 1950 संविधान लागू। और लागू कब किया गया? यानी 52 साल लग गए सरकार को ये काम करते करते। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि ये लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था कि जो बेसिक चीजें हैं उनका लक्ष्य संविधान में रखा गया था। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि अपना, जब तक उनका वो आत्मनिर्भर नहीं होती अर्थव्यवस्था से तब तक वो किसी को नहीं दे पाते हैं। इसलिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षा फ्री बहुत जरूरी है। इसीलिए अनाज, इसमें तीनों चीज, एक सरकार जो योजनाएं चलाती है उसमें एक योजना को कहते हैं जो हमेशा चलती है, उसको कहते हैं फ्लैगशिप कार्यक्रम, जो रेगुलर चलते हैं और आज भी चल रहे हैं। उसमें क्या है देखिए, ये शिक्षा के निःशुल्क ये काम हमेशा चल रहा है। अनाज देने का कार्यक्रम, फ्री अनाज देने का, लेकिन उन्हीं लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, बीपीएल, यानी उनको अनाज वितरण का कार्यक्रम फ्री ये भी दिया जाता है। और तीसरा, उनको जो आवास का भी कार्यक्रम चलता है। इसी रोजगार देने की भी बात कहिए तो रोजगार भी सरकार देती है। और इसी में कहा गया था मजदूरी की बात, जब अनुच्छेद 42-43 आप देखेंगे तो उसमें कहा गया था मजदूरी। तो मजदूरी के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाती है? मनरेगा चलाती है ना, मनरेगा। तो जो 2006 में लागू हुआ था मनरेगा। तो कहने का मतलब ये मनरेगा, और ये लिखा गया था उसमें भी कि मजदूरों की उचित मजदूरी दर तय करनी चाहिए। तो मनरेगा भी सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया कि अगर कोई व्यक्ति गांव में ही रहता है तो उसको 5 किलोमीटर के दायरे में उसको काम करने का अधिकार मिलेगा, उसकी एक निश्चित मजदूरी दर तय कर दी गई है। ठीक है, तो उस समय संविधान बनाने का जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि लोगों को उनकी बेसिक यानी आधारभूत चीज़ें उनको मिले। तो ये क्या कहते हैं, शुरुआत की गई थी। तो 1952 हम बता रहे थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये चलाया गया। इसके तहत हमारे देश में सबसे पहली योजना लागू की गई थी। वो कौन सी थी? सबसे पहली योजना, जैसे कई योजना हमारे देश में चलती हैं, तो सबसे पहली जो योजना चली 1952 के बाद वो चली राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। लेकिन ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। ये कार्यक्रम भी सफल नहीं हो पाया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई गांव में ये लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लेकिन ये भी योजना सरकार की सफल नहीं हो पाई। तो 1953 के बाद यानी जब 2 पंचवर्षीय योजना लागू हो गई, तीसरी असफल हो गई,
उसके बाद हमारे देश में देखिए एक युद्ध भी होता है। 1961 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध भी हुआ। उस समय भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है और पंचवर्षीय योजना फेल भी हो जाती है। तो उसके बाद हमारे देश में बहुत गरीबी बढ़ती है। आगे चल के फिर बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो उन्होंने ही नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है। आगे चल के उन्होंने ही क्या कहते हैं, एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। उसके बाद आधुनिक काल में तो आप लोग देख ही रहे हैं, कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो गरीबों के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए, वो चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो सड़क हो। सड़क पे भी देखिए एक योजना चलती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। स्वास्थ्य में भी योजना चलती है, राष्ट्रीय क्या करती है, राष्ट्रीय आयुष्मान भारत चलती है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन सेवा भी चलती है, NHRM, ठीक है, ये भी चलती है। जिसके तहत जो ये NHRM चलती है उसके तहत खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए तो स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा देखभाल की बात है, ठीक है। नहीं तो उसके पहले ज़्यादातर महिलाओं बच्चों की स्वास्थ्य के कारण मृत्यु हो जाती थी। तो विश्व बैंक के सुझाव के आधार पर तो ये देखा गया। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो है ना क्या कहते हैं एम्बुलेंस सेवा दिया जाता है इसके हाथ में 108 है। तो और भी जो क्या कहते हैं फ्री सुविधाएं जितनी भी मेडिकल की दी जाती है, ये सिर्फ जच्चा और बच्चा को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा दी जाती है। तो स्वास्थ्य भी एक बेसिक योजना चल रही है, शिक्षा चली रही है आपकी, और क्या कहते हैं आवास ये चला ही रहा है। तो ये कहने का मतलब उस समय जो शुरू किया तो गया था लेकिन असफलता मिल रही थी, जो आज कई योजनाओं में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद देखिए आता है हमारा विदेश संबंध। नेहरू के युग में आता है विदेश संबंध, और भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पाकिस्तान नहीं थी उस समय। कौन था दूसरा? चीन समस्या थी। और चीन के साथ नेहरू जी ये जानते थे कि चीन उनका बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक है। उस समय उनके मन में ये बिल्कुल नहीं था कि चीन उनके साथ क्या कहते हैं घातक हमला कर सकता है, ये कभी उनके उम्मीद नहीं थी। वो चाहते थे, वो देखते थे कि चीन और भारत का ऐतिहासिक संबंध है प्राचीन काल से ही, इसलिए वो सोचते थे कि चीन भारत के लिए हमेशा सहयोग करेगा। और 1955 में भारत और चीन ने अपने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया और उन्होंने एक पंचशील सिद्धांत भी दिया था 1955 में। क्या था वो पंचशील सिद्धांत में कहा गया था सर, ये पंचशील में आप बताइए कि 5 चीजें क्या थी? पहला के साथ बताइए, जैसे सब लोगों को पता चले ना। एक लोग आप बताइए, पहला एक चीज बताइए। सर वहाँ कहा गया था कि कोई भी हड़प के दौरान किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतलब आक्रमण नहीं करेगा कि हथियार नहीं प्रयोग करेगा? आक्रमण ही नहीं करेंगे। चलिए तो एक बताइए कि एक दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे। और कुछ आंतरिक मामलों सभी के समृद्धता को कहा गया ख्याल रखना है। और समाज और परस्पर संबंध को बढ़ावा देंगे। क्या कहा आपने? सामान्य और परस्पर लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देंगे। चलिए आपने समानता की बात करी, चलिए समानता की का ध्यान रखा जाएगा। चलिए ये कॉमन हो गया कि समानता। एक और बचा है, एक और है, इसमें 4 है, एक और है। एक भी है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का। बस यही लास्ट है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो 1955 में जब ये पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच में था, तो भारत को कभी उम्मीद नहीं थी कि चीन को भारत पर आक्रमण करेगा, ये कभी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और चीन धीरे धीरे भारत के खिलाफ अपनी साजिश रच रहा था, और अंततः आप लोग देखते हैं कि चीन भारत पे आक्रमण कर देता है। कौन आया था?
हाँ वो तो पहले आया ही था, लेकिन हम यहाँ आपको चीन और भारत के बारे में बता रहे हैं कि चीन आगे चल के क्या करता है, भारत पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, हाँ उसी समय हार्ट अटैक आ गया था ना इनको। नहीं उसी समय नहीं आया था, उसके 2 साल बाद। लेकिन आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीन की समस्या को उसी घटना से, इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं जी उसी घटना लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए आगे चल के प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि चीन हम भारत पर हमला करेंगे। क्योंकि नेहरू जी उस समय अपने कुछ फैसलों से भी दुखी थे। तो ये जो भारत और चीन के बीच में ये संबंध, ये शुरुआत में जो हुआ था 1955 ईस्वी में, लेकिन आगे हम देखेंगे कि चीन भारत पर हमला करता है और भारत और चीन का इतिहास, तो ये हम आपको कल ही बताएंगे। चलिए ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने सैनिकों का वेतन कम कर दिया, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह हो गया? एक कौन कौन कह रहा है? ए किसी ने लिखा, बी सी डी तो इसका आंसर है बी ही है, क्लाइव। क्लाइव ने नहीं वेतन सैनिकों का बोनस की क्या बता दी, जो सैनिक मतलब वहाँ पे हाँ, तो ये दोहरा वेतन मिलता था, दोहरा वेतन मिलता था, बोनस दोहरा वेतन मिलता था इनको, सैनिकों को दोहरा वेतन मिलता था। ये वेतन क्यों मिलता था? ये वेतन मिलता था जब भी कोई भारत में लड़ाई होती थी तो सैनिकों को दोहरा वेतन मिलता था। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि अब उन्हीं सैनिकों को वेतन मिलेगा तो सीमा के पास। ठीक है, तो ये वेतन के आधार पे ही ये कहते हैं विद्रोह हुआ। इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव। किस स्वराज पार्टी के नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? किस स्वराज पार्टी के नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? ए चितरंजन दास, बी विठल भाई पटेल, सी मोतीलाल नेहरू, जी मोहम्मद अली जिन्ना। किस स्वराज पार्टी के नेता को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जी केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चलिए, एक कितने लोग कहते हैं? चितरंजन दास, बी विठल भाई पटेल, सी मोतीलाल नेहरू और डी मोहम्मद अली जिन्ना। किसी ने लिखा, तो इसका आंसर है बी विठल भाई पटेल। ये आंसर है बी विठल भाई पटेल, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश शासन काल के दौरान किस रियासत ने अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ की? ब्रिटिश शासन काल के दौरान किस रियासत ने अपने यहाँ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा शुरू की? ए पटियाला, बी जूनागढ़, सी बड़ौदा, डी हैदराबाद। ब्रिटिश शासन काल के दौरान किस रियासत ने अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ की थी बच्चों के लिए?
तो ए कितने लोग कहते हैं? ए, इस लाइन से चलिए। बी, बी आपका भी बी। सी और डी तो ये तो सी ही सही है, बड़ौदा। सी बड़ौदा ने ही सबसे पहले देखिए अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रणाली को शुरुआत किया। किस आंदोलन के बाद गांधी जी एवं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को एक साथ रखा गया था? किस आंदोलन के बाद गांधी जी एवं कस्तूरबा गांधी को बंद करके एक ही स्थान पर रखा गया? ए, असहयोग आंदोलन। बी, भारत छोड़ो आंदोलन। सी, खेड़ा आंदोलन। डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन के बाद गांधी जी एवं उनकी पत्नी को पकड़कर एक ही जगह बंद करके रखा गया। ए, कितने लोग कह रहे हैं? असहयोग आंदोलन, कोई नहीं कह रहा। बी, भारत छोड़ो आंदोलन। सी, खेड़ा और डी, डीबी। सी और डी क्या होगा? तो इसका आंसर बी ही है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी को तुरंत पकड़ लिया गया। देखिए इस बार ब्रिटिश सरकार क्योंकि गांधी जी को देख चुकी थी, कई आंदोलन चलाते थे, तो इस बार उनको छोड़ने वाली नहीं थी। 9 अगस्त को ही पकड़ लिया गया गांधी जी को और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनको रखा गया। उनके साथ और भी सरोजनी नायडू को भी रखा गया। आगा खां पैलेस में रखा गया और बाद में यहीं पे इनकी पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी बाद में हो जाती है। ये पकड़ के रखा जाता है इनको। ये किस गवर्नर जनरल के काल में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था? ए, बेवेल। बी, लिनलिथगो। सी, माउंटबेटन। डी, रिपन। किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था? ए, कितने लोग कह रहे हैं? जिनको हाथ उठाना है तो पूरा ही उठाइए। चलिए और बी, चलिए सी और डी। डी क्यों लिखा? तो इसका आंसर ए ही है, बेबेल। लॉर्ड बेबेल जब भारत में गवर्नर जनरल थे तो उसी समय कैबिनेट मिशन आया। सर ये तो बेबेल मिशन आया था। बेबेल योजना। बेबेल, देखिए आप लोग एक चीज और देखिए, आंसर पुस्तिका में लॉर्ड नामी लिखा है तो आप मत समझिए गलत है। वो बेबेल लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लॉर्ड तो उनकी उपाधि थी। ठीक है, असली नाम बेबेल ही था। ठीक है, असली नाम उनका बेबेल ही था। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता ना भी कहिए तो भी चलेगा। ठीक है, गांधी जी सर किसी भी उसमें या किसी भी सरकारी दस्तावेज में राष्ट्रपिता नहीं कहा गया है। वही तो हमने आपको बताया कि उपाधि अनुच्छेद 18 में उपाधि को अंत भी कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग ये मत समझिए। आपको लिखे क्रम बताना है, क्रम लिख रहे हैं।
खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, 2 1 3 अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसमें से आपको बताना 2 है 1 3 4 हैं? ठीक है, अभी हम नोट कर रहे हैं, ऑप्शन आप ही का नोट करेंगे पहले। तो ये बताना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अब आप बताइए। 1917 में खेड़ा हुआ था। इसमें देखिए एक ही है, ऐसे बताना है, 1 2 3 4 नहीं, इस तरह सर बताइए। पहले 2 आएगा फिर 1 दो नहीं। B A C D। इस तरह से बताइए। पहले B आएगा, आप बताइए B क्या पहले B बी, जैसे A ए, C D। डी सर डी का ही चलिए आप पहले बोले, आप बताइए। डी बी ए सी डी और कोई बोलेगा इसके अलावा? आप क्या बोल रहे हैं? ए की बी? डी के बाद आपने ए ना बोला है, डी के बाद डी। अभी भी एक ऑप्शन की आवश्यकता है, बी ए डी सी बी बी ए डी सी। चलिए 4 ऑप्शन हो गया है। सर चारों में से एक सही होगा। मेरा तो क्योंकि अहमदाबाद 18 में ही हुआ था, 17 में खेड़ा हुआ था, खिलाफत 1919 में होता, सहयोग इसमें से एक सही हो गया है, वही मैं देख रहा था। चलिए एक सही है। अब आप लोग बताइए इसमें से पहला कितने लोग कह रहे हैं। आप बस इतना बताइए कि पहले के समर्थन में कितने लोग हैं। पहला आंसर सही है, कितने लोग कहते हैं? पहला आंसर सही है, कोई नहीं कहता। दूसरा, तीसरा, आप दूसरा सही है सर। आपका दूसरा है, और चौथा आपने बताया, तो इसमें दूसरा ही सही है। देखिए पहले हुआ था आपका ये तो सर अहमदाबाद मिल वाला तो 1918 में हुआ था ना, और खेड़ा 1917 में हुआ था। नहीं 1918 18 में बाद में हुआ, 17 में चंपारण, 1917 में चंपारण। अहमदाबाद का भी फिर खेड़ा आंदोलन, चलो आज पूरा दिन और बीच में असहयोग हुआ था। देखिए आंदोलन जितने भी हैं नज़दीक में ही है, कहीं कहीं तो उनको आपको ध्यान रख के ही पड़ता है। कहीं कहीं 18 देखिए कॉमन है, कहीं कहीं 20 कॉमन है, कहीं कहीं आप देखेंगे 28 में कई घटनाएं घटी हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को मिलाना है, ठीक है। थोड़ा समझा गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत ऐसा ऐसे ही होता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी में। सही बात है, सर से बोलेंगे सर ऑप्शन कर दीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया? असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया? ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद अली, सी मोतीलाल नेहरू, डी चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले इनमें से किस नेता को गिरफ्तार किया था?
सबसे पहले गिरफ्तार करने होने वाले नेता कौन थे? चलिए, तो आपका आंसर डी है। अभी आप बताइएगा, पहले ए वालों को बता दीजिए। ए कितने लोग कहते हैं? 4। और बी, सी का कोई आंसर नहीं। और डी भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन इसका आंसर है बी, मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। फिर बताइए क्वेश्चन, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कराने के लिए किन 2 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी? फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कराने में इनमें से किन 2 नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतामा रमैया, राजगोपालाचारी। तेज बहादुर शत्रु, जयकर। महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कराने में किन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? अब बताइए कि ए, बी, सी, डी। आप आंसर आप नहीं माना? चलिए, तो इसका आंसर है डी सही है। ज़्यादातर लोगों ने सही किया, लेकिन डी सही है। तेज बहादुर शत्रु और जयकर, इन्हीं का बहुत बड़ा प्रयास था कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। अभी 8 मिनट होंगे सर। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और आज का पूछ लेते हैं। ऐसे और कुछ नहीं, 8 मिनट बचा चंपारण को खेड़ा बना दिया, खेड़ा को चंपारण। सीख मिल गया आपके क्वेश्चन में। ब्रिटिश शासन काल के दौरान कर्नाटक का महत्वपूर्ण अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में कौन सा समझौता हुआ जिससे फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिया? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक का युद्ध हुआ, उसमें कौन सा समझौता हुआ जिससे फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दिया? ए, एला सापेल संधि, बी, पेरिस संधि, सी, बांडीवास संधि, डी, मद्रास संधि। अंग्रेजों, इसको फिर हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कह रहे हैं। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में ऐसी कौन सी संधि हुई जिससे फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए? कौन सी ऐसी संधि हुई? बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, एकदम सुन के ही उत्तर दीजिएगा। ऐसी कौन सी संधि हुई? चलिए,
ए कितने लोग कह रहे हैं? आप बी, सी और डी, डी भी कह रहे हैं। इसका आंसर है बी, पेरिस की संधि। देखिए संधि पूछा था, वाणिवास तो युद्ध हुआ, युद्ध हुआ था। ठीक है। ये 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई और 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरह अंग्रेजों के आगे हार गए। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने उनका पांडिचेरी जीत लिया था, लेकिन बाद में वापस कर दिया। तो ये इस संधि से कहा जाता है कि फ्रांसीसी पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन हो गए, फिर आगे नहीं बढ़ पाए। वो उनके क्षेत्र थे तो, लेकिन वो उस तरीके से अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाए थे। तो सर ये वाला थोड़ा सा मतलब दिक्कत, ए वाला जो कौन सी संधि थी? एला साप्ताहिक एला साप्ताहिक संधि ये हुई थी 1748 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में देखिए 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, ये सेंट टोमे के नाम से ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के जहाँ क्या कहते हैं कब्जा कर लिया और मद्रास को जीत लिया। फ्रांसीसियों ने जीत लिया और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में भी युद्ध हो रहा था। तो ये एला सापेट इंडिया में नहीं है, ये विदेश में समझौता हुआ 1748 में। तो इस संधि के तहत अंग्रेजों ने जो मद्रास जीता था वो दे दिया, सॉरी फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो शुरुआत में कर्नाटक के युद्ध में तो फ्रांसीसी जीते, लेकिन लास्ट यानी सेकेंड और थर्ड इन दोनों युद्ध में अंग्रेजों ने बाजी मार लिया। और अंत में एक ऐसी महत्वपूर्ण संधि हुई पेरिस की, जिससे फ्रांसीसी पूरी तरीके से भारत में अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन था, इसको बंद कर दो। हमने देखा